Good morning, students. I welcome you all in the revision class of coordination compounds, and the topic is Valence bond theory. Right. अब जब भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच में नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताना होती है तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प लेते हैं. ठीक है. अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग किस टर्म में बताई जाती है, कैसे डिस्क्राइब करी जाती है, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बताया जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन में कितनी और कौन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ रही हैं, और जो कॉमन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और जो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसकी लिस्टिंग यहाँ पर है. sp अगर sp आ रहा है तो लीनियर होगा शेप मॉलिक्यूल का. sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, dsp3 यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, जैसे कि आयरन पेंटा कार्बोनिल, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल की वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड. इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3, और उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल और इनर ऑर्बिटल कहलाती है. अगर डी पहले आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल, और अगर डी बाद में आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल, और ज्योमेट्री सेम रहेगी ऑक्टाहेड्रल. जिसमें से कॉमन आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, तो कॉमन आपको मिलेगी sp3 dsp2. ये दोनों तब देखने को मिलती हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी कि 4 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे सेंट्रल मेटल के साथ. ठीक है. और या फिर d2sp3 और sp3d2 ये तब देखने को मिलेगी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा होगा, यानी कि 6 लिगेंड्स लगे होंगे. अब क्वेश्चन ये है कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बोर्ड में वीबीटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन से मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या आएगी. या फिर दो आपको कंपाउंड दे दिए या आयंस दे दिए और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंपेयर करने के लिए, या फिर कलर कंपेयर करने के लिए. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से कि डायामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भले ही सेम आ रहा हो लेकिन डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आ रहा है. क्यों आ रहा है, कंपैरिजन पूछ लिया. कलर कि एक कलर है, कलर्ड है और एक कलरलेस है, क्यों है वो आपको बताना है. ठीक है. और दोनों ही किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे. हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो जो भी हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा और वो कलर्ड होगा. लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से ना तो कलर आता है, कलरलेस होगा कंपाउंड, और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक ना होके फिर वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा. या फिर ज्योमेट्री कंपेयर करने के लिए पूछ लेते हैं. तो कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं या सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड में. अब बोर्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बिल्कुल सेट क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट क्लास में हमने IUPAC पढ़ी थी. 2 मार्क्स का IUPAC रहता है, चाहे जिस तरह से पूछा जाए कि फॉर्मूला दे के नाम, या वाइस वर्सा के नाम दे रखा है और आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा हो. या VBT से जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा, और वो भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, समटाइम्स 3 मार्क्स ऑल्सो, जिसमें वो क्या करते हैं CFT का भी 1 नंबर का क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि CFT बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह से आते हैं. राइट. तो हम ये भी देख लेते हैं कि अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में. ये एक सेट है जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि ऑल्दो बोथ NiCl4 2- एंड NiCO4 हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, येट NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक है एंड NiCO4 इज डायामैग्नेटिक. गिव रीज़न. अब आज की क्लास में जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइजेस से ही है, और आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चंस, यानी बोर्ड में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो उन्होंने NCERT की एक्सरसाइज से ही उठाया है और सेम एग्जाम्पल ही लिया है. ठीक है. और जब भी हमें प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना होता है, चाहे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो चाहे वो कलर हो, तो हम किस बेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर
कॉम्प्लेक्सेस हमें यहाँ दे रखे हैं, निकल के साथ Cl लगा हुआ है, तो Cl हमें पता है वीक लिगेंड है, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इसमें श्योरली क्या हो रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन Ni के साथ यहाँ पे CO कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर होता है जो रीअरेंजमेंट कर देता है अगेंस्ट द हंट्स रूल। तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो श्योरली इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तभी ये डायामैग्नेटिक आ रहा होगा। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है और ये आंसर प्रोवाइडेड है आपके असाइनमेंट में ही। और ये इसी ईयर का दूसरा सेट है जिसमें देखिए क्वेश्चन जो आया है वो है राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और COF6 3- दे रखा है। तो उन्होंने IUPAC नेम भी पूछ लिया है इसका और हाइब्रिडाइजेशन एक ही में जोड़ दिया है। हम अभी यहाँ पे VBT की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यू विल सी कि डायरेक्टली आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है यहाँ पे। तो या तो प्रॉपर्टी के कंपैरिजन के बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं या डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, जो अभी हमने बात करी थी। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था COF6 3- का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, वही एग्जाम्पल पिक किया है कि हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और क्या स्टेप्स आते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल हमारी दे रखी है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है 27, राइट। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे जिसमें से 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने आर्गन के निकाल दिए। इनर्ट गैस आर्गन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। 18 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास आ रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d में 7। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कोबाल्ट का। ठीक है, अब कोबाल्ट यहाँ पे अपनी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो हम एक्स मेथड से निकाल सकते हैं कि हम इसको एक्स अज्यूम कर लें। तो ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी x - 6 = -3 और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। यानी इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। और वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, हमें पता है कि 4s लोअर एनर्जी की है जो पहले फिल होती है और इलेक्ट्रॉन भी वहीं से निकलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d7 से निकलेगा। तो अगर हम कोबाल्ट 3+ आयन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन और 3d6 और 4s0। ये आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी इसके साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो इसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। 6 लिगेंड क्या करेंगे, हर लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। कोबाल्ट की 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें निकालनी है, उसके लिए हमें ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमने ये लिखा था आयन का। अब हम अगर 3d6 के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं जो हम बॉक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और D में ऐसे 5 बॉक्सेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। देन 4s आएगा यहाँ पे और 4p, 4s भी एम्प्टी है और 4p भी एम्प्टी है, राइट। 4s हो गया और 4p हो गया। और ये है 3d के लिए ऑर्बिटल। 6 इलेक्ट्रॉन की हमको फिलिंग करनी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, हुन्स रूल फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये आगे इलेक्ट्रॉन जो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लिगेंड्स देखना है, उसका नेचर देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। जितने भी हेलाइट्स हैं वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से वीक लिगेंड कंसिडर होते हैं। तो अगर वो वीक लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 6 फ्लोराइड आयंस जो हैं उन्हें अटैच होना है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उन्हें एकोमोडेट करना है। तो एक F तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और 4th वाला इधर। ठीक है, स्टिल अभी हमें 2 एम्प्टी ऑर्बिटल और चाहिए। तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो हम लेंगे 4d की। 4d की एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, राइट। दिस इज 4d जिसमें से 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी, ये 2 ऑर्बिटल। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक s की है,
3 P की हैं और 2 D की हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया sp3d2, और sp3d2 के केस में ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल होगी और आउटर ऑर्बिटल होगी, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि डी जो है वो आउटर साइड में या बाहर की साइड में आ रहा है, तो आउटर। दो ये अलग बात थी कि वीबीटी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि आउटर इनर या हाई स्पिन का मतलब क्या है, वो सीएफटी से एक्सप्लेन हो रहा था। लेकिन अगर आउटर ऑर्बिटल है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन के आते हैं, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इतना हमारा हो गया पार्ट जो पूछा गया था अभी एग्जाम में, जो हमने देखा था बोर्ड का क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और ज्योमेट्री ये आ जाएगी मॉलिक्यूल की। अब सपोज अगर इसी में उन्होंने ये चीज़ दे दी होती कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो हमने यहाँ पे ये इतना तो हमें करना ही है, मतलब ये चारों में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए हमसे, इतना पार्ट तो हमें करना ही करना है कॉम्प्लेक्स आयन के साथ। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कलर्ड होगा, और ज्योमेट्री जो हमने बात करी थी वो ज्योमेट्री हमने निकाल के दिखा दी हाइब्रिडाइजेशन से, राइट। तो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन और n+2, राइट। बस n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4, और 4 × 2 हो जाएगा हमारा 6, तो अंडर रूट 24 हो गया। अंडर रूट 24 को सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लिख दीजिए, यूनिट लिखना ज़रूरी है, बोर मैग्नेटॉन रहेगा। ये आ गया, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल आया। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अब इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको लिगेंड ज़रूर सही से आइडेंटिफाई करना है कि लिगेंड का नेचर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है। तो आपके कोर्स में जो लिगेंड्स दिए हुए हैं उसमें से CO यानी कि कार्बोनिल और CN यानी कि साइनाइड, ठीक है, CN- कह दीजिए इसको, साइनाइड आयन, ये दोनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यानी अगर कभी भी आपको प्रेजेंट दिखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ये रीअरेंजमेंट कॉज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ये 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। एल्स और कुछ भी लगा हुआ हो, NH3 लगा हुआ हो, फ्लोराइड लगा हुआ हो, क्लोराइड लगा हुआ हो, वो सारे के सारे वीक लिगेंड होंगे और उस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल हमारे पास है NCERT में जिसमें ऑक्सलेट आयन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट किया है और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकाला है और मैग्नेटिक नेचर निकाला है। अब ऑक्सलेट का नेचर क्या होता है, तो किसी भी लिगेंड के नेचर को समझने के लिए CFT में हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड करी गई थी। हम उसी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फिर से लिख लेते हैं। ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे सारे लिगेंड्स को अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो लास्ट में आएगा वो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है, इसीलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, हेलाइट्स हैं, हेलाइट से ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी हाइड्रोक्सिल आयन की होती है, और फिर ये ऑक्सलेट यहाँ पे मैंने लिख दिया, मिस हो गया था, तो C2O4 2- ऑक्सलेट आयन आ रहा है। देन H2O है, वाटर है, NH3 है, NH3 और पिरिडीन की स्प्लिटिंग एनर्जी सेम है। देन इथिलीन डायमीन है, साइनाइड है और कार्बोनिल है। और आपको याद रखने के लिए मैंने एक टर्म भी बताया था कि आप CP नॉक्स के थ्रू याद रख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऑर्डर क्या रहता है, ठीक है। CP नॉक्स में जो C है कार्बन, वो ये हैं साइनाइड और कार्बोनिल। P फॉस्फोरस के यहाँ पे ग्रुप्स आते हैं जो नहीं दे रखे हैं आपके कोर्स में अभी, बट स्टिल यहाँ फॉस्फोरस के होंगे अगर फॉस्फोरस के कोई कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो, ठीक है। फिर नाइट्रोजन आता है, यू कैन सी नाइट्रोजन के देखिए NH3 है, पिरिडीन है, इथिलीन डायमीन है, नाइट्रोजन है। देन O वाले हैं, O वाले हाइड्रोक्सिल आयन है, ऑक्सलेट आयन है, वाटर है, और उसके बाद X स्टैंड्स फॉर हेलाइट्स, तो हेलाइट्स आ रहे हैं, ये ऑर्डर आ रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं कि CP नॉक्स के सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी कॉज करेंगे वो ये वाले होंगे, साइनाइड और CO कार्बन वाले, और सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी जो कॉज करेंगे वो हेलाइट्स होंगे, यानी कि आपके ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, इनकी हम बात करेंगे, राइट। तो जो कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं यानी जो इधर आ रहे हैं ये X
इनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, और जो यहाँ पे हैं सी वाले साइनाइड और कार्बोनिल, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो बुक्स में नहीं आपकी दी हुई है, वो ये कि जो ऑक्सिलेट H2O और NH3 हैं, ये बेसिकली मॉडरेट लिगेंड्स कहलाते हैं, मॉडरेट, ठीक है। और मॉडरेट लिगेंड्स क्या करते हैं कि कुछ मेटल्स जैसे कि कोबाल्ट के कांटेक्ट में आने के बाद वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। आप इनको कहीं और पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, अगर NH3 क्रोमियम के साथ लगा हुआ है अमाइन ग्रुप, तो वो वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर कोबाल्ट टेट्रामीन बना हुआ है इंस्टेड ऑफ क्रोमियम का टेट्रामीन, कोबाल्ट टेट्रामीन बना हुआ है, तो फिर वहाँ पे अमीन जो है NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है। एक पॉइंट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि NCERT में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। NCERT का क्वेश्चन नंबर 9.5 है और क्वेश्चन है कि डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग से कंफ्यूज मत होइएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग से वो सिंपली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही आपसे पूछ रहे हैं, या हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा और किसमें इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ VBT। ये दे रखी है इन्होंने, FeCN6 4- FeF6 3-, ये आपका एग्जाम्पल है कोबाल्ट के साथ C2O4 लगा हुआ है थ्राइस और 3-। तो जो ऑक्सिलेट है इसे हम बेसिकली मॉडरेट या वीक लिगेंड ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ये कोबाल्ट के साथ प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है, आपके NCERT में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, जब भी ये कोबाल्ट के साथ लगा हुआ होगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली होंगे। इसका आंसर भी देख लेते हैं हम कि क्या आंसर निकलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। सबसे पहले हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, और उसको हम उसके डेंटेट कैरेक्टर से या डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। ये इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पता चल जाती हैं कि हमें कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जहाँ लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें और उन ऑर्बिटल्स को अकोमोडेट करें। अब हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक्स मेथड से निकाला हुआ है, +3 आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में कोबाल्ट +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। एक बार हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो हमने उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। कोबाल्ट 3+, जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो होगा 3d6, और 3d6 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर ली। 4s और 4p एम्प्टी है। अब बिकॉज ऑफ ऑक्सिलेट आयन विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विथ कोबाल्ट, रीअरेंजमेंट विल श्योरली अकर। और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं ये अगेंस्ट द हुंड्स रूल या हंट्स रूल जाके और रीअरेंज हो जाएंगे, यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में आ गए, हमारी 2 ही ऑर्बिटल्स में आ गए। अब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर ये पूछ लिया जाता कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा तो ये डायामैग्नेटिक होता, ये कलरलेस होता, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, DD ट्रांजिशन नहीं होना है। हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा गया था, नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमसे पूछी गई थी। तो 6 लिगेंड हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आ रहा था, 6। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमको चाहिए जहाँ पे हम डोनर एटम्स जो भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे होंगे उनको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के लिंकेज शो कर सकें। तो 2 में से जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, जो 6 में से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो 2 जो हैं वो D की हो जाएंगी और 1 S की और 3 P की। तो जो हाइब्रिडेशन निकलेगा वो आएगा D2sp3 और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में मोस्टली ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। बस आपको इसलिए देखना पड़ता है कि वो इनर ऑर्बिटल निकल रहा है या आउटर ऑर्बिटल, उसके लिए पूरा हमें लिखना पड़ता है। और यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, D ऑर्बिटल्स जो है वो इनर, यानी कि जो 3D है उसकी इन्वॉल्व है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर ऑर्बिटल होगा और हाई स्पिन होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सिलेट अगर कोबाल्ट के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह है। अदरवाइज ऑक्सिलेट जो है आप देखेंगे सीरीज़ में कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल मिड में आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल मिड में आ रहा है सीरीज़ में। अमोनिया के भी इधर आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो एक वीक लिगेंड की तरह है या मॉडरेट लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके कोर्स में 2 हैं, जब भी आप देखें साइनाइड और कार्बोनिल आप क्विकली रीअरेंज कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को। और बाकी अगर फ्लोराइड क्लोराइड लगा हुआ है सेंट्रल मेटल आइटम के साथ तो रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर। जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज ही की क्लास में प्रोवाइडेड है ये क्वेश्चन, और इतने इजी होते हैं VBT के क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ए दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स ए दे रखा है। उन्होंने कहा आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डाइल्यूट सोल्यूशंस वाई।
ठीक है। अब डिफरेंट कलर्स क्यों आ रहे होंगे, तो श्योरली क्या हो रहा होगा, एक में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और एक में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे होंगे। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कलरलेस होगा, और जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वहाँ डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा होगा। तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा होगा, लिगेंड ज़रूर दोनों में चेंज होंगे। यहाँ आयरन के साथ Cn लगा हुआ है, यहाँ आयरन के साथ H2O लगा हुआ है। Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रीअरेंजमेंट कर देगा, और जब रीअरेंजमेंट हो जाता है तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन वाटर एक वीक लिगेंड होने की वजह से रीअरेंजमेंट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का, और वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और जो यहाँ सोल्यूशन में पूरा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो Cn माइनस के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो गए, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, हेंस नो कलर। लेकिन FeH2O6 3+ में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर, और आयरन अंडरगोज sp3d2 गिविंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट। और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का श्योरली कलर होगा। तो बोर्ड में बेटा आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो कलर कंपेयर करने के लिए, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंपेयर करने के लिए, या फिर डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ज्योमेट्री बताने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो जितने क्वेश्चंस आज की क्लास में प्रोवाइडेड हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, आप कॉपी में उनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसी में से ही बोर्ड में पूछ भी लिए जाते हैं, मतलब सीधा एक्सरसाइज से उठा के वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे देते हैं। So this much content is enough for today's class. We will meet in next class. Thank you so much, students.